हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत एवं छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुक्रमणिका। ठीक है, इसमें 1 से लेकर के 25 पाठ हैं। ठीक है, तो 25 वीडियो इसका बनाएंगे और एक संस्कृत का। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ 1, मैं अमर शहीदों का चारण। तो यह हमारा पाठ है। इसमें हम देखेंगे राइम देखेंगे, फिर इसका अर्थ देखेंगे, प्रश्न अभ्यास, पंक्तियों का अर्थ, भाषा तत्व और व्याकरण। ठीक है, और आपके लिए कुछ सोचो और लिखो में वर्क और गतिविधि। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम राइम देख लेते हैं, उसके बाद फिर अर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। पाठ 1, मैं अमर शहीदों का चारण। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया, अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ पीठ और तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे ना गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं उसे चुकाया करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का राइम देखा है, मैं अमर शहीदों का चारण। ठीक है, शहीद किसे कहते हैं, चारण किसे कहते हैं, चलिए इनके हमें सबसे पहले देख लीजिए। शब्दार्थ जानने जरूरी हैं। अमर जो न मरे, शहीद बलिदानी, चारण जो कीर्ति गायक होता है या भाट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमें जानना जरूरी है। अब चलिए इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो चलिए पहले लाइन की ओर देखते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण। तो मैं मतलब मैं, अमर शहीद
जो शहीद हो चुके हैं लेकिन अमर हैं, जो मर कर भी नहीं मरे हैं। का चारण, भाट या गीत गाने वाला, उनके यश गाया करता हूँ। ठीक है। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, राष्ट्र ने कौन सा कर्ज खाया है? राष्ट्र ने देश का कर्ज खाया है। ठीक है, उसका कर्ज चुकाया करता हूँ। कर्ज मतलब एक तरह का उधार होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें कर्ज का क्या मतलब दिया गया है, देख लेते हैं। यहाँ पर कर्ज का नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब यह समझ कर चलते हैं, जो मिट्टी का कर्ज है, जिस मिट्टी में हम रहते हैं, उस भारत की मिट्टी का कर्ज पूरे राष्ट्र ने खाया है, लेकिन अब उसका जो कर्ज है उसे चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो उसका क्या करना है? उसका गीत को गा गा करके उसे मैं चुका रहा हूँ, इस प्रकार से उसका यश गान करके उसको चुका रहा हूँ, ऐसा कहना है। ठीक है, तो चलिए अब इसका अर्थ ठीक से देख लेते हैं। तो मैं उन शहीदों का जो कि अमर हैं, उनका भाट हूँ, चारण हूँ, गायक हूँ, और मेरा यही काम है बस उनका यश गायन करता रहना। यही काम करता हूँ मैं, सिर्फ उनका यश का गायन करता हूँ। कर्ज तो पूरे राष्ट्र ने खा रखा है इस मिट्टी का, लेकिन उसे मैं यश को गा गा करके चुका रहा हूँ। यह सच है, याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। अब ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो शहीद अमर हैं उनकी यादों को हमने दफना दिया है, मतलब हम उसे याद नहीं करते हैं, सिर्फ साल में 1-2 बार याद करते हैं। कब याद करते हैं? 15 अगस्त को याद करते हैं और 26 जनवरी को। उसके बाद हम उसे याद नहीं करते हैं, अर्थात हमने उसे, उनकी यादों को दफना दिया है, भुला दिया है। और यह भी सच है कि उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। जब हम अंग्रेज़ों से पराजय में थे तो हमें आज़ादी नहीं थी, और इन्हीं की लाशों से चल करके आज़ादी आई है। अगर ये हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए नहीं लड़ते, नहीं मरते, तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये पहला पैरा का अर्थ हो गया। अब चलते हैं दूसरा पैरा की ओर। ये अंतिम 2 लाइन बचे हैं पहला पैरा का, चलिए इसको भी देख लेते हैं। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। देखिए अब जो कहानी है, इन्होंने कैसे लड़ा देश के लिए, आज़ादी में भाग लिया, अपने खून को बहाया, अपना बलिदान दिया, ये सभी जो गाथाएं हैं, कहानियां हैं, उसको क्या है, मैं उन गाथाओं से सभी को सुनाता हूँ। कौन कह रहा है? चारण कह रहा है कि मैं सभी को सुनाता हूँ, और जिनका खून सर्द ठंडा हो गया है, जिन्हें देश की आज़ादी और पराजय से मतलब भी नहीं है, मैं ऐसे ठंडे खून वाले व्यक्तियों को इन कहानियों को सुना सुना कर मैं गरमाता हूँ, उनके शरीर में देशभक्ति जगाता हूँ, क्योंकि मैं अमर शहीदों का चारण हूँ। मैं वे शहीद जो अमर हैं, मैं उनका भाट हूँ, गायक हूँ, और मैं उनके यश को गाता हूँ। सिर्फ मेरा यही काम है, और मैं हमेशा यह गीत गाता हूँ, उनके गाथाओं को सबको सुनाता हूँ, और जो देशभक्ति जिसके खून में नहीं है, मैं उनके खून में देशभक्ति का भाव भर करके उनके शरीर को गरमाता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये चारण कह रहा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पैरा की ओर। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। कौन, किनका रक्त गिरता है? जो वीर हैं, जो देश के लड़ते हैं, जो सेना हैं, जवान हैं, जब शहीद हो जाते हैं और उनका जो रक्त है वो बह जाता है, तो वह जगह, ठौर मतलब जगह, तीर्थ कहलाते हैं। उस जगह को याद किया जाता है। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं, और वे रक्त बीज उस चीज़ को कहते हैं जिससे एक नई फसल पैदा हो जाती है। तो उनके शरीर से जब जहाँ जहाँ खून बहता है, वे उनके जैसे और अनेक सैनिक, अनेक जवानों को नई फसल के रूप में और पैदा करते जाते हैं। इस प्रकार का भावना हमारे खून में आनी चाहिए। यह धर्म, कर्म, वह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, और
जो भाट है, जो चारण है, वो बोलता है कि मैं धर्म, कर्म और मर्म सभी को, इन सब के बारे में सबको मैं समझाता रहता हूँ कि जो जवान हैं, जो शहीद हैं, जो देश के लिए लड़ने वाले सेना हैं, वे अपने रक्त को किस प्रकार से, अपने लहू को देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देते हैं। मैं उन शहीदों का चारण हूँ और मेरा काम यही है कि मैं बस उनके यश को गायन करता रहता हूँ। चलिए अगला पैरा की ओर देखते हैं। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। अगर वे जवान जो शहीद हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, अगर वो नहीं होते तो यह देश कैसा होता? मुर्दों का देश हो जाता। जीवन ऐसा बोझा होता। अगर जो जीवन है वह भी जीवन जैसा नहीं होता, वह एक बोझा जैसा हो जाता, जो हमसे नहीं सहा जाता, जिसे हम सहन भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का बोझा से दबा हुआ जीवन होता, जीवन ही बोझा हो जाता। इस प्रकार कहना है चारण का। इस पीढ़ी में, मैं जो अभी की पीढ़ी है, उस पीढ़ी में, उस पीढ़ी को जिन्होंने बलिदान दिया है, उस पीढ़ी को के भाव को मैं जगाया करता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ, उनको समझाता हूँ आज की पीढ़ी को कि किस प्रकार हमारे शहीदों ने लड़कर हमें आज़ादी दी है, क्योंकि मैं उन अमर शहीदों का चारण हूँ और मेरा काम ही उनका यश को गाना है। तो इस प्रकार यह पैरा भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं आखिरी पैरा की ओर। पूजे न गए शहीद तो फिर, अगर जो शहीद हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए, अगर उनका हम पूजन ना कर सके, उन्हें याद नहीं करेंगे, तो वह बीज कहाँ से आएगा? तो हमें भविष्य में बलिदान देने के लिए सेना, जवान और हमें कहाँ मिलेगा? वह बीज कहाँ से आएगा? इसलिए जो धरती को भी कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा, और अगर वह बीज नहीं मिलेगा, वह शहीद नहीं आएंगे, तो धरती माँ को माँ कह करके उस मिट्टी को अपने माथे पर कौन लगाएगा? आम इंसान लगाता है क्या? नहीं लगाता है। कौन लगाता है? जवान, क्योंकि जवानों को मिट्टी से प्रेम होता है, वे अपने माँ कहते हैं, भारत माता को माँ कहते हैं। मैं चौराहे चौराहे पर और मैं जगह जगह चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाता रहता हूँ कि शहीदों की अगर आप पूजा पाठ, उनका सम्मान नहीं करोगे, उनका आदर नहीं करोगे, तो नई फसल, नए जवान, नए शहीद होने के लिए नए सेना कैसी तैयार होगा? जो कर्ज राष्ट्र भर ने खाया है भारत माता का, मैं उसे चुकाया करता हूँ, और मैं तो अमर शहीदों का चारण हूँ और उनका यश गाया करता हूँ। इस प्रकार से यह पाठ का अर्थ होता है। अब प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 1 देखते हैं। यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो देश आज भी गुलाम होता और हमारा जीवन जीवन ना होकर के क्या होता? एक बोझा जैसा होता। ठीक है। कवि किसका यशगान कर रहा है? कवि किसका यशगान कर रहा है? बलिदानियों का, शहीदों का यशगान कर रहा है। राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहता है? शहीदों का, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनका यश को गा करके, उनका पूजन पाठन करने के लिए, उनका याद करने के लिए प्रचार प्रसार करके करना चाहता है। कवि के अनुसार यदि शहीदों को ना पूजा गया तो उसका क्या परिणाम होगा? अगर शहीदों को नहीं पूजा गया तो नए बलिदान देने के लिए सेना, जवान तैयार नहीं होंगे और फिर हमारा देश गर्त की ओर चला जाएगा। उसकी रक्षा के लिए जवानों की कमी हो जाएगी। कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को तीर्थ कहते हैं। अब है प्रश्न 6। कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिनमें ये भाव आए हैं। शहीदों को न पूजे जाने परिणाम बताया गया है, तो उसको पंक्ति को यहाँ पर लिखना है। ये देखिए यहाँ पर है, पूजे न गए शहीद तो वह बीज कहाँ से आएगा? यहाँ इतने को उसमें क्या करना है? लिखना है। और फिर शहीदों का बलिदान तीर्थ कहा गया है, तो उसको तीर्थ वाले को आपको लिखना है। ये देखिए, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं।
तो उतने को आपको उसमें लिखना है। जीवन को बोझ माना गया है तो बोझ वाले को लिखना है, ठीक है। तो कहाँ पे है देख लेते हैं, यहाँ पे है। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस प्रकार आपको उसको पंक्तियों को लिखना है। अब चलते हैं निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करो। तो इनके हमने आपको अर्थ बता दिया गया है, क नंबर और ख नंबर, इनके अर्थ आपको बताना है, ठीक है। बता दिया गया है, उसमें से आपको उसको अर्थ को लिखना है। प्रश्न 8 में हम आगे देखते हैं। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। यह पंक्ति लिखकर कवि पाठकों में कौन सा भाव जागृत करना चाहता है? तो इसमें जो देश की भक्ति जिनके खून में नहीं है, उसको खून को वह देशभक्ति भरने की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें देशभक्ति जागृत करना चाहता है। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। ऐसे कौन से भाव हैं जो कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है? आज की पीढ़ी सिर्फ मतलबी है, देश के लिए अपना समय नहीं दे पाते हैं। तो उस पीढ़ी का मतलब जो पुरानी पीढ़ी के हैं, उन्होंने अपनी जान तक बलिदान कर दिया, देश के लिए शहीद हो गए। तो उस भाव को वह आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है। अब है भाषा तत्व और व्याकरण। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। जैसे धर्म, कर्म, मर्म समानुच्चारण वाले शब्द हैं, तो ऐसे और हमें 2 समानुच्चारण शब्द लिखना है। तो जैसे कि चारण का कारण हो गया, तारण हो गया, फिर अमर का, फिर कर्ज का, उस प्रकार हमको और लिखना है। जैसे कर्ज का फर्ज है, मर्ज है ना, अमर, कमर, समर, इस प्रकार से आपको 2 समानुच्चारण शब्द लिखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा विलोम शब्द। तो विलोम शब्द यश का यश हो गया, जगाना तो सुलाना, आज़ादी तो गुलामी, ठीक है। मुर्दा का जिंदा, धर्म अधर्म, धरती आकाश या धरती का पाताल भी हो सकता है, जीवन का मरण। इस प्रकार से आपको इसको विलोम शब्द लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखो, जैसे कि अगर, ई, कमल, हाँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शब्दकोश मतलब जिसे हम अनार आम को पढ़ते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, क, ख, ग, घ, इस प्रकार से। तो अ है, फिर बड़ा ई, फिर क, फिर च, फिर ह। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले अ आता है, तो अ से अमर, फिर आ, ई, उ। उसी प्रकार से आपको ढूंढते जाना है और जो जो अक्षर आता जाएगा उस अक्षर को यहाँ पर आपको लिखते जाना है, उस शब्द को जमाते जाना है। जब से सबसे पहले अमर हो गया, फिर उसके बाद में कौन आएगा, फिर कौन, अक्षर के हिसाब से आपको बनानी है। सोचो और लिखो। देखिए याद शब्द को उल्टा लिखने पर दया शब्द बनता है, उसी प्रकार 5 अन्य शब्दों को लिखो जो उल्टा करने पर सार्थक शब्द बनते हैं, ठीक है। तो आपको इसको करने हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उल्टा करो तो उसको सार्थक शब्द मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, इस प्रकार से आपको करने हैं। अब है रचना है। सैनिक के गुणों के बारे में तुम क्या क्या जानते हो? तो इसको लिखना है। जैसे वे देश के लिए क्या करते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। वो भारत माता को अपना माता समझते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, अपने माथे से लगाते हैं, है ना, और हमारी रक्षा करते हैं। अब तुम देश की सुरक्षा में कैसे सहयोग कर सकते हो? अब ये आपको बताना है कि आप देश की सुरक्षा में कैसे सहयोग कर सकते हो। आप सैनिक बन करके भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्रांतिकारी चित्र एवं जानकारी एकत्रित कर स्क्रैप बुक में चिपकाओ। अब आपको इसको सेना जवानों के जो शहीद होते हैं उनकी जानकारियाँ एकत्रित करके आपको स्क्रैप बुक में चिपकाना है। राष्ट्र प्रेम से संबंधित स्लोगान एकत्रित कर कक्षा में सुनाओ। तो आपको भारत माता की जय, ऐसे और भी स्लोगन जो होते हैं उसको आपको, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो स्लोगन हैं सभी जानते हैं, उसको एकत्रित करके आपको कक्षा में सुनाना है। अब है आपके लिए गतिविधि, ठीक है। तो अब गतिविधि में आपको क्या क्या करना है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, वी नारायण सिंह आदि क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए अपनी जान दी है, ठीक है, बलिदान दिया है, शहीद हैं ये, के चित्र एकत्रित करो। उनके चित्र को आपको एकत्रित करना है, उन्हें कक्षा में लगा करके
कक्षा को सुंदर बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक देशभक्ति की 2 पंक्तियाँ हैं, उसको आपको क्या करना है, याद कर लेनी है अच्छे से। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। अब कवि श्री कृष्ण सरल जी कौन है, इन पाठ के लेखक हैं। ठीक है, ने शहीदों से संबंधित अनेक कविताएं लिखी हैं। किसी अन्य कवि की किसी शहीद पर लिखी कविता बाल सभा में, अब जब बाल सभा होगा तो आपको और कविता देशभक्ति वाला सुनाना है। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ एक समाप्त होता है। अगले पाठ में हम लाएंगे घी गुड़ शहद देने वाला वृक्ष। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए। ठीक है, तब तक अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।